प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे केमिस्ट्री के कोर लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 2 यानी कि दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने ये सीखा कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, धातु और अधातु क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आदि आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे बाकी मेटल नॉन मेटल की कुछ बारीकियों के बारे में और यह भी जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल किससे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैसे इनको शुद्ध किया जाता है, वो सारी बातें हम आज के दिन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने प्यारे विद्यार्थियों अगर इसका नाम सुना है ये चीज क्या है? ये है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। अगर बचपन में आपने कभी सुना हो कि कोई व्यक्ति सुनार के पास गया और सुनार ने उसके सोने को किसी पदार्थ में डाला और उसके सोने का वजन कम हो गया, सुनार के साथ में उसकी काफी ज्यादा कहासुनी हुई कि आपने मेरा सोना गायब कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा पदार्थ है जो सोने को गायब कर देता है, उसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? यह पदार्थ सोने को पिघला सकता है, सोने को पिघला सकता है। तो सोने अगर पिघल जाएगा इसमें तो ऐसा लगेगा कि सोना गायब हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो उसके अंदर घुल जाता है। तो ये चीज है क्या? एक्वारेजिया क्या है? यह HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है प्यारे बच्चों? ये नाइट्रिक अम्ल होता है और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों पदार्थों को जब 3:1 में मिलाया जाए तो क्या बन जाता है? एक्वारेजिया बन जाता है। और यह ऐसा पदार्थ होता है जो सोने को भी पिघला सकता है। तो सोने को पिघलाने वाले पदार्थ का नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। रॉयल वाटर भी कह देते हैं। पेपर में कई बार आया है कि रॉयल वाटर क्या है? रॉयल वाटर एक्वारेजिया है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर सोना डालने पर सोना भी पिघल जाता है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3:1 में, यानी कि अगर 1 लीटर बनाना है तो 750 ml नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और 250 ml HCl होना चाहिए। तो आपको ऐसी चीज तैयार मिलेगी जिसका नाम है एक्वारेजिया, जिसमें सोना भी डालेंगे तो वो भी पिघल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन या हिंदी में लिखूं तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम लोहा, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करते हैं, जब हम आयरन ऑक्साइड के साथ, या फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, आयरन या ब्रैकेट में लिख देता हूं फेरिक। फेरिक आयरन ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करते हैं तो इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि लोहा भी पिघल जाता है। एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। तो बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल, जो रेलवे ट्रैक जुड़ते हैं ना, वो थर्माइट अभिक्रिया यानी कि थर्मिट रिएक्शन से ही रेलवे ट्रैक को
जोड़ा जाता है। रेलवे ट्रैक यानी कि रेल की लाइनें जो होती हैं उसको जोड़ने में कौन सी अभिक्रिया काम आती है? बहुत बार पेपर में आया है कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने में कौन सी अभिक्रिया होती है? वो है थर्माइट अभिक्रिया, जोड़ने में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हम लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है और एम्फोटेरिक रिएक्शन क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड यानी अम्ल और बेस यानी अक्षार दोनों से अभिक्रिया करें, ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। दोज oxides which can react with those oxide which can react with acids as well as base, acids as well as base। वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस यानी कि अम्ल और अक्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्ल और अक्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्ल और अक्षार दोनों से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मैंने आपको बताई थी ना, ये थर्मिट रिएक्शन, इसमें आप रिएक्शन जरूर लिख लेना कि आयरन के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ Fe2O3 की रिएक्शन किससे होती है? एल्यूमिनियम से। क्या बनता है इसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो ये थोड़ा सा आप इसको अच्छे से कर लेना, ये रिएक्शन है। अब जो हम कर रहे हैं वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी है। क्यों? क्योंकि ये HCl यानी अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों? ये बनाता है AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ये तो है अम्ल के साथ। और यही ऑक्साइड अक्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। NaOH ये क्या है? अक्षार, इसके साथ भी अभिक्रिया कर लेता है तो बनता है NaAlO2, सोडियम अल्यूमिनेट। इसको बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम अल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो यानी कि वो ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और अक्षार से भी कर जाए, ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। पेपर में बहुत बार आया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कई बार पेपर में नाम आ जाता है तो बच्चे कहते हैं कि सर याद ही नहीं है, क्योंकि आपने केवल उसका फॉर्मूला लिख दिया, नाम नहीं बताया। तो नाम है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उदाहरण क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण क्या होता है? कि शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है। धरती से जो कुछ भी निकलता है प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं मिनरल, मिनरल्स, खनिज। धरती से निकलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज। वो खनिज जिसमें से धातुएं निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओर। दो सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वे पदार्थ जिनसे धातुएं निकलती हैं, धरती से निकलने वाले वो पदार्थ जिनमें धातुएं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओर। ओर यानी अयस्क, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयस्क। अयस्क यानी ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो सब्सटेंस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो पदार्थ
जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं। कौन कौन से अयस्क हैं, कौन कौन से और हैं, किस किस के क्या क्या हैं, ये किसी दिन हम साइंस के अलग लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। वे पदार्थ जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क यानी और। क्योंकि धातुएं जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो शुद्ध रूप में नहीं मिलती। गोल्ड को छोड़ करके ज्यादातर धातुएं, उनके साथ में अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अशुद्धियों को धातुओं से अलग करना ही तो कहलाता है धातु निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि किस प्रकार से हम धातुओं से अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों जो चीज बचती है उसे कहते हैं गैंग। गैंग क्या होता है? धातुओं से अलग की गई अशुद्धियों को, द इंप्यूरिटीज इन द और, अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। पाए जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम धातु शुद्ध करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम धातुओं को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये सीरीज मैंने आपको पहले दिन करवाई थी कि धातुओं का ये क्रम है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है। तो ये क्या हो गए? ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। हालांकि ये टेबल आपको दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, इस टेबल से मैंने आपको करवाया भी था कि कौन कौन सी मेटल्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम रिएक्टिव हैं, यानी कौन अभिक्रियाशील ज्यादा है, कौन कम अभिक्रियाशील है। इसके लिए हम एक सेपरेट पेज ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये अधिक क्रियाशील हैं, अधिक क्रियाशील। तो इनको शुद्ध करने का तरीका अलग होगा प्यारे बच्चों, अधिक क्रियाशील हैं। उसके बीच में जो आते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये क्या है? मध्यम क्रियाशील है, मिडल रिएक्टिव, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, और नीचे की जो है चांदी, कॉपर, चांदी और सोना। सोना तो बहुत ही कम क्रियाशील है, तो तीनों को हम मान लेते हैं कि ये कम क्रियाशील हैं। तो इसीलिए अलग अलग धातुओं को शुद्ध करने की टेक्निक अलग अलग है प्यारे विद्यार्थियों। ये मोर रिएक्टिव हैं, बीच वाले जो हैं वो मिडल रिएक्टिव हैं, और नीचे वाले जो हैं वो लो रिएक्टिव हैं। तो किस धातु को कैसे शुद्ध किया जाता है मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। देखिए, धातुएं अशुद्ध क्यों पाई जाती हैं, पहले इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शुद्ध क्यों करते हैं। क्योंकि धातुएं क्या होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं किसी से भी रिएक्शन कर जाएंगी, किसी से भी अभिक्रिया कर जाएंगी। जैसे ये सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये क्या किसी से भी अभिक्रिया कर जाती है। इनको तो ना रखना पड़ता है मिट्टी के तेल में डाल करके, खुला छोड़ दे तो आग लग जाती है पोटेशियम और सोडियम में से। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इतने ज्यादा अभिक्रियाशील अगर खुला छोड़ दे तो आग लग जाती है। तो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा होता है बहुत शरारती होता है, कोई भी बच्चा देखिए उसको पिटाई करना शुरू कर देता है, किसी की सुई चुबो देता है, पेंसिल चुबो देता है, कुछ करने लग जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको सुधारना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है ना? जो कम रिएक्टिव होते हैं वो जल्दी शुद्ध किए जा सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील तत्वों को कैसे शुद्ध किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो खूंखार अपराधी होते हैं उनको कैसे ठीक किया जाता है।
ठीक है। या फिर कोई कोई अपराधी है जिसने बहुत ज्यादा क्राइम किया हुआ है, तो क्या होता है, उसको फांसी तक की सजा दी जाती है। अमेरिका जैसे देश के अंदर या कुछ कंट्रीज ऐसी हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनके अंदर फांसी के अलावा जो है इलेक्ट्रिक करंट देकर के भी, यानी कि चेयर के ऊपर बिठा देते हैं, पीछे से इलेक्ट्रिक करंट देकर के भी मौत दी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से जो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, इनको कैसे शुद्ध किया जाता है? इनका किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यानी कि इन धातुओं को क्या किया जाता है, एक बीकर के अंदर पिघाल करके डाल लिया जाता है और इस बीकर में दो रोड डाल दी जाती हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एक डाल दी जाती है कैथोड, एक डाल दी जाती है एनोड। तो जब इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो होता क्या है कि जो शुद्ध धातु होगी वो कैथोड पर जमा हो जाएगी और अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाएंगी। शुद्ध धातु कहां जमा हो जाएगी? कैथोड के ऊपर। शुद्ध धातु यहां पे लिख देता हूं, शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल कहां जमा हो जाएंगी? कैथोड पर। और इंप्योरिटीज कहां जमा हो जाएंगी? एनोड पर। तो इसको करंट देकर के शुद्ध किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से खूंखार अपराधियों को करंट देना पड़ता है, इसी प्रकार से इन तीनों को शुद्ध करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करा करके, इसमें से करंट पास करके इनको शुद्ध किया जाता है। अब आगे बीच वाले मिडल रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो मध्य क्रियाशील है, जो मिडल रिएक्टिव है, यानी कि ना ज्यादा ना कम, तो उनको कैसे शुद्ध किया जाता है? मिडल रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों? जो मिडल रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि ना ज्यादा क्रियाशील है ना कम है, बीच बाच के हैं, तो वो जो है मुख्य दो प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं। वो जो है या तो कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे या फिर पाए जाएंगे सल्फेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में। ठीक है, ये या तो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं या सल्फाइड के रूप में। अगर कार्बोनेट के रूप में है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसको शुद्ध करने की जो पहली टेक्निक है उसका नाम है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं निस्तापन। हिंदी में क्या बोलते हैं? निस्तापन। इसका निस्तापन कराया जाता है। ये क्या होता है निस्तापन, मैं आपको बताऊंगा। और अगर सल्फाइड के रूप में है, जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करवाया जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? भर्जन। तो ये चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो कार्बोनेट के रूप में जो धरती से हमें अयस्क मिला, उसको बिना ऑक्सीजन के गर्म करेंगे। ठीक है, हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। और भर्जन में क्या होता है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों में फर्क है। कई बार पेपर में आ जाता है कि भर्जन के अंदर यानी रोस्टिंग में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में। तो पहले इसको देख लीजिए, कैल्सिनेशन। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट था प्यारे बच्चों, जब इसको गर्म करेंगे, ये गर्म का निशान होता है, तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या निकल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमने ऑक्सीजन दी ही नहीं। जबकि जो सल्फाइड अयस्क है जिसमें भर्जन करवाया, उसमें मैग्नीशियम सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। प्लस क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसको बोलते हैं निस्तापन, इसको बोलते हैं भर्जन। लेकिन अभी भी जो मैग्नीशियम था वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन है, अभी भी इसके साथ ऑक्सीजन है। तो स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं हम इसमें? स्टेप नंबर 2 यूज करते हैं। स्टेप नंबर 2 मतलब क्या करते हैं कि हम इसका क्या करवा देते हैं? रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन करवा देंगे। अपचयन। रिडक्शन क्या होता है?
ऑक्सीजन को हटा देना। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड थी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका हम किसी के साथ क्या करवा देंगे, जैसे लिथियम है, लिथियम के साथ इसका क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। तो लिथियम क्या करेगा प्यारे बच्चों, इससे ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, इससे ऑक्सीजन को लेकर के चला गया, तो अब क्या हो गया, ये शुद्ध हो गया। तो अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को हटा देना, ऑक्सीजन को हटा देना अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये शुद्ध है। तो इस प्रकार दो स्टेप में शुद्ध किया जाता है, जो मिडल रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ना ज्यादा अधिक क्रियाशील ना कम क्रियाशील। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन को हटा देना रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। तो लिथियम ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रकार शुद्ध करते हैं कि पहली स्टेप है कि अगर कार्बोनेट वाले हैं तो बिना ऑक्सीजन के गर्म करेंगे तो ये भी वही चीज बनी, और जब सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये भी वही बनी। क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर बना। बाद में हम इसका ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, ताकि हम इसको शुद्ध कर सकें। अब जो तीसरे प्रकार के हैं जिनको हम बोलते हैं लो रिएक्टिव, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, जो बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको कैसे शुद्ध किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, कम क्रियाशील धातुओं को कैसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कम क्रियाशील धातुओं को कैसे शुद्ध किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण। तो जो कम क्रियाशील हैं बेचारे शरीफ हैं, शरीफ बच्चे को थोड़ा डांट भी दो ना तो वो शरारत नहीं करता। तो यहां पर भी यही होता है कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको शुद्ध करना बिल्कुल इजी है। कैसे शुद्ध करेंगे, जैसे सिंपल है, कॉपर ऑक्साइड है प्यारे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कम क्रियाशील है, तो इसका सिंपल क्या करवा दो, रिडक्शन, यानी कि जो दूसरी स्टेप हमने यूज की थी मध्यम क्रियाशील वालों की, तो सिंपल रिडक्शन करवा के इनको शुद्ध किया जा सकता है। कई बार यह भी पेपर में आया है कि कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है, क्या करवा के, रिडक्शन करवा के। रिडक्शन यानी जैसे इसकी अभिक्रिया जिंक से करवा दी, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया प्यारे बच्चों, कॉपर बच गया शुद्ध रूप में, और जिंक ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल टेक्निक है कि रिडक्शन करवा के ही इनको, अपचयन करवा के ही हम इनको शुद्ध कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, कि इनको सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो देखिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर ऊपर नाम इन्हीं का आता है, पोटेशियम फिर उसके बाद सोडियम, तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, इतने खतरनाक हैं। कई बच्चे होते हैं ना चलते चलते लड़ाई कर लेते हैं, तो उनमें से ये किसी से भी अभिक्रिया कर जाते हैं, यहां तक कि वायु में अगर नमी है तो वायु से भी अभिक्रिया कर जाएंगे। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये दोनों तत्व, आंसर क्या है इसका, क्योंकि ये दोनों तत्व बहुत अधिक क्रियाशील हैं, दोनों तत्व बहुत अधिक क्रियाशील हैं। बहुत, क्योंकि ये दोनों तत्व बहुत अधिक क्रियाशील हैं तथा ये
नमी अथवा जल से अभिक्रिया करके, नमी कहां पर होगी? वायु में होगी। नमी अथवा जल से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करने पर इनमें क्या हो जाता है? इनमें आग लग जाती है। इनमें क्या लग जाती है? आग। इतने अधिक अभिक्रियाशील हैं कि इनमें आग लग जाती है। प्यारे बच्चों, आपने किसी टीवी सीरियल में यह देखा होगा कि कोई बाबा पहुंचे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे मंत्र मारते हैं और ऐसे फूंक देते हैं मंत्र को पानी में, और पानी में से आग लग जाती है। एक्चुअली में बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर का सोडियम यहां उंगली में फंसा के रखते हैं, और जैसे ही पानी के अंदर उस सोडियम को फेंकते हैं, उसमें अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम में आग लग जाती है, और हमें लगता है कि बाबा तो बहुत पहुंचे हुए हैं। तो यहां पर साइंस की लॉजिक काम करता है और कुछ नहीं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक हम बात करते हैं एलोय यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु, या फिर आजकल इसको मिश्रातु भी कह देते हैं। मिश्रातु किसे कहते हैं? एलोय क्या होता है प्यारे बच्चों? टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु या अधातु भी मिला देते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एलोय। कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एलोय, यानी कि दो या दो से ज्यादा धातु, दो या दो से ज्यादा धातु अथवा अधातु के मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। मिश्रातु या मिश्र धातु। ठीक है, मिश्रातु कहते हैं। यहां पर एक और पॉइंट नोट कर लेना प्यारे बच्चों, नोट करने वाली बात, अगर मिश्र धातु या मिश्रातु में, अगर मिश्रातु में मरकरी क्या होता है? पारा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये बहुत बार आया है, उसे हम अमलगम कहते हैं। कई बार आ जाता है अमलगम क्या है? अमलगम क्या है कि अगर पारा है मिश्र धातु में तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। तो कैसे कैसे कौन कौन सी धातुओं से मिलकर क्या बनता है, उसके लिए हम आपके लिए टेबल लेकर के आए हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रास। ब्रास यानी पीतल। पीतल 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 किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक। यहां पर लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों Cu और Zn, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। कॉपर और जिंक। 2 नंबर पे आ गया ब्रास। ब्रोंज। ब्रोंज यानी कांसा। कांसा कांसा किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन से। बनाए क्यों जाते हैं मिश्र धातु? क्योंकि ऐसा करने पर इनको जंग नहीं लगता प्यारे विद्यार्थियों, इनकी लाइफ बढ़ जाती है, इसीलिए मेटलोइड एलॉय है, इनको बनाया जाता है। उसके बाद आ गया सोल्डर। सोल्डर सोल्डर किससे मिलकर बनता है प्यारे बच्चों? इसका इस्तेमाल टांका लगाने के लिए, जैसे रेडियो टीवी के अंदर जो एक वो होती है ना मशीन सी, गर्म इस प्रकार की रोड होती है और टांका लगाते हैं। लेड और टिन, दो पदार्थों से मिलकर बनता है लेड और टिन। इसके यूज भी लिख रखे हैं कि ये सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यानी कि टांका लगाने के लिए यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील जो डॉक्टर रखते हैं ना कट लगाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, ये किससे मिलकर बनता है? 4 पदार्थों से, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल। आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल। तो इसके बर्तन भी बनते हैं और खास तौर से इसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियार स्टेनलेस स्टील के ही बनते हैं। उसके बाद जर्मन सिल्वर, जिनको हिंदी में वही नाम है तो मैं उनको लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये 2 नाम थे जिसको हिंदी में अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। जर्मन सिल्वर ये मिलकर बनता है कॉपर, निकल, जिंक।
कॉपर, निकल, जिंक, और इसकी बनती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो दिखती गोल्ड जैसी है पर गोल्ड नहीं होती, उसमें जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गन मेटल, गन के अंदर कौन सा मेटल यूज होता है? कॉपर, टिन, जिंक। कॉपर, टिन और जिंक, गन मेटल काफी हार्ड होता है, काफी स्ट्रोंग होता है, तो इसमें कॉपर, निकल, कॉपर, टिन और जिंक ये पदार्थ यूज होते हैं। कॉपर, टिन, जिंक, ये टेबल मैं आपको दे दूंगा क्योंकि कोई ना कोई इनमें से एलॉय पेपर में आती ही आती है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन इसमें यूज होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज, और इससे हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं। पेपर में यह भी आ जाता है कि हवाई जहाज के पार्ट किसके बनते हैं? ड्यूरालुमिन के बनते हैं, ड्यूरालुमिन। उसके बाद मैग्नेलियम, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, मैग यानी मैग्नीशियम, एल यानी एल्यूमिनियम। तो मैग और एल यानी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और इसको किचन के पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टील, स्टील, स्टील बनता है लोहा और कार्बन से, आयरन एंड कार्बन, और स्टील से तो सारी चीजें बनती हैं भाई। आजकल तो सभी लोग जो है स्टील के ग्रिल्स बनाते हैं सीढ़ियों के ऊपर, स्टील के जहाज बनते हैं, ठीक है, मेन गेट आजकल लोग स्टील का लगवाने लग गए। तो ये स्टील के तो बहुत सारे काम हैं, आप सभी जानते ही होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कुछ एक अलॉयज यानी मिश्र धातु हैं जिनका अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। किन किन से मिलकर बनी हुई उसके लिए मैंने आपको पूरी टेबल ही दे दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक था मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु खत्म होता है। कल के लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।